हैं। तो बीजेपी ने चुनावी मशवरे के लिए फाइनल बैठक की और राष्ट्रीय परिषद में नरेंद्र मोदी के जरिए अपना चुनावी एजेंडा देश के सामने रख दिया है। यानी साफ है, महासंग्राम की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें तीर क्या चलने वाले हैं, ब्रह्मास्त्र क्या होगा और दांवपेच क्या आजमाए जाएंगे, इसकी तस्वीर दिखने लगी है। खासकर मोदी के आज के भाषण ने ये बात शीशे की तरह साफ कर दी है कि बीजेपी अब मोदी विजन के सहारे ही आगे बढ़ेगी। चर्चा आज मोदी के इस विजन पर। 17 जनवरी को तालकटोरा स्टेडियम में अगर राहुल गांधी का बदला अवतार देखने को मिला था, तो आज रामलीला मैदान में नरेंद्र मोदी का सबसे धारदार अंदाज देखने को मिला। गरीब, युवा, महिला, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, विदेश नीति, रक्षा नीति, भ्रष्टाचार, महंगाई समेत अनगिनत वो मुद्दे जो बीजेपी के घोषणा पत्र के हिस्से हो सकते हैं, उन्हें लेकर मोदी ने खूब बोला, जमकर बोला, हर मुद्दे के लिए अपना रोड मैप बताया और पहली बार नरेंद्र मोदी सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों पर फोकस रहे। साथ ही न केवल विरोधी कांग्रेस को जमकर घेरा, बल्कि 17 जनवरी को दिए गए राहुल गांधी के भाषण का मखौल भी उड़ाया। साफ है, बदले मोदी और बदले राहुल की सीधी सियासी लड़ाई का आगाज हो चुका है और मोदी ने अपना विजन देश के सामने रखकर कहीं न कहीं सियासी लीड लेने की कोशिश की है। सिर्फ बिल नहीं चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए। देश को एक्ट सुन लिया, अब देश को एक्शन चाहिए। हमें कमेटी नहीं, हमें कमिटमेंट चाहिए और देश के लिए कमिटमेंट चाहिए। 2014 का महामुकाबला मोदी के लिए महाभारत से कम नहीं है। इसलिए तो मोदी ने दिल्ली में इस धर्म युद्ध में पूरी ताकत झोंक देने का ऐलान कर दिया। यहां पर देश बचाने की जद्दोजहद। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उनके पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी के तेवर बेहद आक्रामक नजर आए। उन्होंने कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़े किए। मोदी ने कहा कि देश की तरक्की के लिए सबसे जरूरी है सुराज। देश के नौजवानों को लग रहा है कि आजादी के जंग में मरने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन आजाद हिंदुस्तान में सुराज्य के लिए जीने का अवसर मिला है। इस चुनाव की प्रेरणा ये भावना है भाइयों बहनों। मोदी ने विजन 2020 में कई ऐसी बातें कही जो कि कांग्रेस की एआईसीसी मीटिंग में कहीं नजर नहीं आई। मोदी ने केंद्र और राज्य से हटकर देश के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट पर जोर दिया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के बीच की लकीर को मिटाकर देश के संतुलित विकास की बात कही। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री और सारे मुख्यमंत्री ये मिलाकर एक टीम हो जो देश को आगे चलाए। इतना ही नहीं, केंद्र का मंत्रिपरिषद और राज्यों का मंत्रिपरिषद ये सब मिलकर एक बृहद टीम बने। मोदी ने कहा कि देश की प्रगति के लिए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें साथ लेकर चलने से देश को मजबूत किया जा सकता है। रीजनल एस्पिरेशंस विकास की एक बहुत बड़ा अवसर भी बन सकते हैं। वो चुनौती नहीं है, वो अवसर है, क्योंकि हर राज्य की आगे बढ़ने के जो ललक जगी है, अगर दिल्ली वो जुड़ जाए तो कितनी तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं, इसका मेरा पूरा भरोसा है भाई। मोदी आज अपने पूरे रंग में नजर आए। उनकी नजर समाज के हर वर्ग के वोट बैंक पर थी। उन्होंने युवाओं की बात की, महिलाओं की बात की, किसानों की बात की। पहला रंग भारतीय संस्कृति की विरासत, कुटुंब प्रथा, परिवार व्यवस्था। हमारी कुटुंब प्रथा, परिवार व्यवस्था, हजारों साल से इस परिवार व्यवस्था ने हमें बनाया है, बचाया है, बढ़ाया है। उस परिवार व्यवस्था को हम कैसे अधिक सशक्त बनाएं?
दूसरा रंग कृषि, पशु और गांव को बचाना है। ये हमारे इंद्रधनुष का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चमकीला अंग है। अगर हम इसे और चमकदार नहीं बनाते, कृषि हो, पशुपालन हो, हमारा गांव हो, गरीब हो, और इसलिए नियत उनकी भलाई के लिए नीतियां बनाने की होनी चाहिए। तीसरा रंग त्याग और तपस्या की मूर्ति मातृशक्ति। इंद्रधनुष के रंग को आकर्षक इंद्रधनुष को बनाना है तो हमारी माताओं का एम्पावरमेंट होना चाहिए, उनकी शिक्षा दीक्षा, इस पर हमारा बल होना चाहिए। आर्थिक सामर्थ्य की वो धरोहर उसके पास हो, उस पर हमने बल देना चाहिए। चौथा रंग जल, जमीन, जंगल हमारी अमानत है। अगर हमें भारत को आने वाली सदियों तक विकास की दौड़ में आगे रखना है तो हमारे इंद्रधनुष के इस चौथे रंग को भी उसकी परवरिश करनी होगी, उसको सुरक्षित करना होगा, उसको आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ और अधिक बलवत्तर बनाना पड़ेगा। पांचवा रंग भारत की ताकत, युवा शक्ति। हम दुनिया को क्या कुछ नहीं दे सकते हैं, पूरे विश्व को। वर्कफोर्स के लिए आने वाले दिनों में गंभीर संकट आने वाला है। अगर आज हमने तैयारियां कर ली होती तो दुनिया के वर्कफोर्स के लिए हमारा भारत का नौजवान न सिर्फ भारत का निर्माण करता, पूरे विश्व का निर्माण करने की ताकत रखता था। उसकी हमें चिंता करनी। छठा रंग लोकतंत्र, सबसे बड़ी पूंजी। विश्व के सामने आंख में आंख मिलाकर बताने की ताकत, ये हमारा लोकतंत्र देश होना है। सातवां रंग हम ज्ञान के उपासक हैं। हर मां अपने बेटे को आशीर्वाद देती है तो क्या देती है? कहती है बेटा पढ़ लिख करके बड़ा होना। हर मां के मुंह से ही निकलता है। उस ज्ञान को हम किस प्रकार से अधिक शक्तिशाली बनाएं, उसकी ओर हमें जाना है। देश की विरासत और विकास के हर रंगों को गिनाने के बाद मोदी कांग्रेस की कमियां गिनाने में भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने एक एक कर कांग्रेस पर निशाना साधा। सबसे पहले मोदी ने कांग्रेस की सोच पर वार किया। ये कांग्रेस पार्टी की सोच नहीं है, ये 3000 साल से चली आ रही है। ये सोच अगर आप हमारी किताबें पढ़ें, अगर आप गीता पढ़ें, अगर आप महाभारत पढ़ें तो उन किताबों में ये सोच है। लेकिन कठिनाई ये है कि आज कांग्रेस के पास सोच है कि नहीं है, कैसी सोच है, कौन सी सोच है, वो तो एक बात है, लेकिन देश इतना जरूर जानता है कि पूरी कांग्रेस पार्टी सोच में पड़ी हुई है। उन्होंने तो देश प्रेम पर भी कांग्रेस को नसीहत दे डाली। जो चुनाव लड़ेगा उसके दिल में, उसके दिमाग में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा होनी चाहिए, उसके खून में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा होना चाहिए। हमारी सोच है टिकट उनको मिलेगी जिनके दिल में भारत माता है। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक आज आखिरी दिन था और मोदी ने इस मौके पर इंडिया 2020 के लिए अपने विजन के हर पहलू को देश के सामने रखा, क्योंकि इस मौके को 2014 से पहले बीजेपी की हर रणनीति पर फाइनल मुहर के तौर पर देखा जा रहा था। इस भाषण में मोदी ने ये बताने की कोशिश की कि वे प्रधानमंत्री बने तो 5 साल में देश की तस्वीर कैसी होगी। प्रदीप सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़े हैं यशवीर त्यागी, अर्थशास्त्री हैं, और साथ ही जेपी शुक्ला, राजनीतिक विश्लेषक, लखनऊ से हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जेपी शुक्ला जी, क्या बिल नहीं विल चाहिए, कमेटी नहीं कमिटमेंट चाहिए, एक्ट नहीं एक्शन चाहिए, ये सब जो बातें उन्होंने कही, बहुत सारी बातें कही, कुछ बातें तो छूट गई। इतनी बातें थी आज मोदी की जो एक पैकेज में, एक रिपोर्ट में पूरी नहीं की जा सकती। क्या वो सब कुछ कह गए या कुछ और बाकी भी है?
ऐसे लगता है कि उनका जो भाषण है जी। उसको दो परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। एक तो चुनाव आने वाले हैं तो उसकी तैयारी के परिप्रेक्ष्य में, और दूसरा कि उसके ठीक पहले जो कांग्रेस की जो बैठक में जो राहुल गांधी का भाषण था उसके जवाब के रूप में जी। क्योंकि आजकल ऐसा है कि एक नेता का भाषण आता है, उसके साथ ही दूसरी पार्टी की प्रतिक्रिया भी आ जाती है। जैसे कि आज मोदी जी का भाषण आया तो उधर माकन जी की उसके साथ ही प्रतिक्रिया आ गई जी। तो इस नाते से दोनों तरह ये जवाब देना एक प्रकार से जरूरी हो जाता है। बाकी की जो बातें हैं जी। हो सकता है कि मोदी ने पहले से तैयार करके रखी हो कि हम ये बातें, ये हमारा विजन है, ये हम कहेंगे जी। तो उसमें तो और इम्प्रूवमेंट होने की गुंजाइश है, और आगे परिस्थितियों के अनुसार वो अपने भाषण में जो भी नई बातें आएंगी उसको जोड़ सकते हैं। लेकिन जो बाकी का आधा है वो तो तात्कालिक है। तो इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि एक तो है वो डेवलपिंग है, उनके जो विचार हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, और जो दूसरा उसका हिस्सा है वो है कि राहुल गांधी ने जो जो कहा जी। और उसका जवाब देना जी। मेरा पूछना यह था जेपी शुक्ला साहब के जो भी विजन हो सकता है या जो भी वो कहना चाहते हैं वो सारी बातें उन्होंने कह दी हैं या कुछ चीजें छूटी हैं, आप इसमें किसी तरह की संदेह की गुंजाइश भी देखते हैं? नहीं, ऐसा है कि सारी बातें तो हो नहीं सकती एक भाषण में जी। क्योंकि लेकिन ये बात जरूर है कि वो जो बोल रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो आएगा जी, जी। तो उस मैनिफेस्टो में इसमें से बहुत सारी बातें ली जाएंगी जी। और आगे भी उनकी पार्टी में इतने जो लोग हैं तो वो विचार विमर्श करेंगे जी, जी। और उसमें ये नहीं कह सकते कि ये सब अंतिम बातें हैं। अंतिम बातें तो जब तक चुनाव नहीं हो जाएंगे तब जी। तक चलती रहेंगी जी। क्योंकि आप ये इस बात का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि कल कौन सी घटना होगी जी। और देश की परिस्थिति में क्या बदलाव आएगा, उसका हम क्या जवाब देंगे। इसलिए अंतिम भाषण इसको हम नहीं कह सकते। जी। यशमीत त्यागी साहब, 5T की भी बातें उन्होंने कही, टैलेंट, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, ट्रेड वगैरह की। क्या लगता है आपको आर्थिक दृष्टि से अगर देखें जिस तरह का विजन उन्होंने पेश किया है, क्या ये बड़बोलापन है या व्यावहारिक है? नहीं, बड़बोलापन तो नहीं है क्योंकि वो अपनी पार्टी के फोरम में भाषण दे रहे थे तो थोड़ा जोश भरना आवश्यक था। लेकिन उन्होंने अपने भाषण में मेरे विचार से जो देश के सामने आर्थिक एक गहरा संकट है उसके सभी पहलुओं को कहा, चाहे बेकारी हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, गरीबी हो, शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी हो, तो इन मुद्दों को उन्होंने अपने भाषण में समाहित किया और अपनी तरफ से मोटे तौर पर कुछ समाधान भी उन्होंने सुझाए क्योंकि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जैसे उन्होंने कहा कि पावर ऑन डिमांड, तो ये एक अच्छा लक्ष्य है और गुजरात में जैसा कि पता चलता है कि काफी बिजली की अच्छी स्थिति है, तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो ध्यान देना चाहते हैं। और दूसरी बात जो उनके भाषण से उभर के सामने आई वो एक मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण की तरफ भारत को अग्रसर होना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आज हम अपने अगर भारत देश को देखते हैं, युवा शक्ति है तो एक एस्पायरेशनल इंडिया है जिसकी आकांक्षाएं हैं कि वो अच्छा जीवन यापन करे, अच्छा रोजगार मिले, जो विश्व के दूसरे देश हैं उनके साथ कदम से कदम बढ़ा के चले। तो इन बातों को मोदी ने अपने भाषण में स्थान दिया, चाहे वो स्मार्ट सिटी की बात कही हो, चाहे उन्होंने पावर ग्रिड की बात कही हो या बुलेट ट्रेन की बात कही हो या सड़कें बनाने के कार्यक्रम को कहा हो। और उन्होंने कहा कि शिक्षा होनी चाहिए, ये ज्ञान युग है, स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। तो ये बातें ऐसी हैं कि मोटे तौर पर इनसे कोई असहमत नहीं हो सकता। वास्तविक बात यह है कि उन्होंने अपना एक सोच दिखाया है। आवश्यकता इस बात की है कि इनको जमीनी हकीकत सवाल यही है यशवीर जी कि आखिर ये जो है जमीनी हकीकत में तब्दील हो पाएंगे क्या, ये जो सपने हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। आगे हमारे साथ जुड़े हुए हैं यशवीर त्यागी और जेपी शुक्ला, राजनीतिक विश्लेषक। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर, जल्द हाजिर होते हैं।
गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस कॉम्बी पैक अब सिर्फ 66 रुपीज का। It's great to be Central. It's great to be Mahindra Central. फ्लेयर राइटोमीटर पेन में है बहुत सारा इंक, तभी तो यह है दुनिया का सबसे ज्यादा लिखने वाला पेन, फ्लेयर राइटोमीटर पेन। Presenting a world-class range of energy-efficient water heaters with PUF technology and non-corrosive tank for extra durability. Eon, energizing smiles. अखिलेश सरकार की डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ग्रामीण आवास योजना सच कर रही है गरीबों के घर का सपना। योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के ऐसे ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 36,000 रुपए से कम है और वर्ष 2002 में तैयार बीपीएल सूची में उनका नाम नहीं होने के कारण जो इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत पात्रता सूची में नहीं आते हैं। आवास की लागत 1,20,000 रुपए होगी, जिसमें 2 कमरे, बरामदा, रसोई, शौचालय तथा सौर ऊर्जा से चलित लाइट लगाई जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अधिकरण से संपर्क करें। वंचित ग्रामीणों को मुफ्त आवास, डॉक्टर लोहिया आवास योजना। ब्रेकिंग न्यूज। तेरी सीक्रेट सही लगी रिया, ऑप्शन वाला मुझे गेम खेलना है ना, चल स्टेक्स बढ़ा देते हैं। रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है। नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटा है, नई जैसी सफेदी। और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती। रिन नई जैसी सफेदी, अब दाम और भी कम। महिंद्रा सेंचुरी। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। मोदी के विजन भाषण पर हम कर रहे हैं चर्चा और हमारे साथ हैं यशवीर त्यागी और जेपी शुक्ला। जेपी शुक्ला जी, ये जो चर्चा है, चाहे कांग्रेस के भाषण हो या फिर मोदी के प्रहार हो, उन पर इन दोनों का जो आपसी चल रहा है अभी दोनों दलों के बीच में, और भी कुछ लोग कूद पड़ते हैं उसमें बयानबाजियों को लेकर, इसमें एक मुद्दा बहुत जोर शोर से उठ रहा है और वो है चाय वाला मुद्दा। पिछले दिनों लगा जैसे कांग्रेस इसे चाय कौन बेचेगा आगे जाकर ये चर्चा का विषय बनाना चाहती हो, लेकिन आज फिर मोदी ने ये बात उठा दी। वो अपनी छवि, किस वर्ग से आते हैं और चाय स्टॉल वाली छवि, उसे भुनाने पर इतना क्यों उतारू नजर आते हैं, इतना आमादा क्यों नजर आते हैं? देखिए, ये तो नजरिया है। अगर आप इसको ऐसे देखते हैं जी कि वो भुना रहे हैं तो उस प्रकार से देख सकते हैं जी। पर दूसरी तरफ जब राजनीति में आप हैं तो आपको हर वक्त राजनीति करनी पड़ती है। राजनीति में कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जो कि अराजनैतिक होती हो जी। एक बार हमको याद है, इंदिरा गांधी ने जब उत्तर प्रदेश में बनारसी दास थे मुख्यमंत्री, तो किसी ने पूछा कि आप ये इसके ऊपर में पुलिस के एक्शन के ऊपर में राजनीति कर रही हैं, तो इंदिरा गांधी का कहना था मैं राजनीति में हूं, मैं राजनीति क्यों न करूं जी। तो अगर मोदी उसको भुनाने की कोशिश क्यों न करें जी। जब उनके खिलाफ कोई ऐसा मुद्दा मिल रहा है तो वो क्यों भुनाने की कोशिश न करें। कांग्रेस जो है वो तो जो जिस प्रकार से अय्यर ने कहा, वो तो एक तरह से बिल्कुल ही नफरत उसमें झलकती है और जो है वो खुद इसको स्वीकार करें या न स्वीकार करें, उनकी पार्टी में भी लोग इस बात को मानते होंगे कि इस तरह से नहीं कहना चाहिए था। और जब उन्होंने कह दिया
तो उनकी कही हुई बात पर राजनीतिक उसका लाभ अगर मोदी ना उठाएं तो वो ये माना जाएगा कि वो क्यों नहीं उठा रहे हैं। तो पॉलिटिक्स में जो है वो तो पॉलिटिक्स करेगा ही, और उसको उन्होंने दूसरा मोड़ दे दिया। उन्होंने चाहे बेचने वाले को एक इस तरह से कहा कि वो काम छोटा है, और मोदी अपने जो उनका जो बैकग्राउंड है उसका उन्होंने उसको शक्ति मान करके उसको अपनी तरफ से मोड़ दिया। तो ये तो होगा और करना भी चाहिए, तरीका है एक दूसरे को जवाब देने का। यशवीर त्यागी साहब, कांग्रेस और बीजेपी आज आर्थिक मुद्दों की चर्चा जमकर हुई, जो भी बातें की मोदी ने उसमें ये मुद्दा खास तौर पर उभर कर सामने आया। बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों की जो आर्थिक नीतियां हैं, इनमें कितना आप अंतर देख पाते हैं? देखिए, अंतर है क्योंकि विचारधारा अलग है जी। और कांग्रेस की जो आर्थिक नीतियां हैं उसने तो देश के सामने एक आर्थिक संकट खड़ा कर दिया जी। अब एक तरह से कहा जा सकता है उनकी कोई आर्थिक नीति ही नहीं है जिससे देश का भला हो सके। बीजेपी क्योंकि कुछ जगह सत्ता में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है जी, तो कुछ क्षेत्रों उन्होंने अच्छा काम किया है। जैसे उन्होंने कहा कि भाई किसानों को हम महत्ता देंगे, कृषि को महत्ता देंगे। उन्होंने कहा कि किसानी के साथ साथ हम पशुपालन है जी, पेड़ लगाना है, मोदी जी ने कहा। तो ये एक अच्छी बात है कि जो हमारे देश के जहां बहुसंख्यक लोग जिससे जीविका उपार्जन करते हैं उस क्षेत्र का विकास हो। उन्होंने कहा कि दूसरा व्हाइट रिवोल्यूशन होना चाहिए। अगर गुजरात में दूध का उत्पादन बढ़ सकता है तो दूसरे प्रदेशों में क्यों नहीं बढ़ सकता। तो ये एक अच्छी सोच है कि साथ साथ जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, युवा हैं, और आधुनिकीकरण की तरफ भी बढ़े, अधिक लोगों को रोजगार मिले। तो दोनों की नीतियों में फर्क है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मोदी जी ने कही जी। उन्होंने कहा कि हमें डोल जो देती है सरकार, चाहे वो बेरोजगारी के लिए भत्ता देती है और दूसरे प्रकार के देती है, इंग्लिश में डोल कहते हैं जी। उससे उन्होंने कहा हमें बचना चाहिए। उनका मुझे लगा एम्फेसिस ये है कि लोगों को स्वावलंबी बनाना चाहिए, उनकी आर्थिक स्थिति में उन्नति करना चाहिए। ये नहीं कि सरकार ही उनकी सारी जरूरतों को हमेशा पूरी करती रहे। लोगों को अच्छा रोजगार मिले, उनकी आमदनी से कहें कि एसपी जो मुद्दा उठाती है बार बार यहाँ उत्तर प्रदेश में, उसको भी जवाब देने की उन्होंने कोशिश की है। जेपी शुक्ला साहब, आज रीजनल एस्पिरेशंस की बात उन्होंने की, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दे उस तरह से उठाए नहीं जैसा इससे पहले भाषणों में वो उठाते रहे। और इस बार आज वाले फोकस में उन्होंने पूरा जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य था उस पर पूरा फोकस किया। असल वास्तव में बात यह है कि ये एक तरह से जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं जी, वैसे वैसे मोदी का ये प्रयास हो रहा है कि वो लोगों को पता चले कि हाँ, इनकी एक प्रधानमंत्री बनने जैसी इनकी दृष्टि है जी। क्योंकि आप अगर सस्ते ही राजनीतिक भाषण हर समय देते जाएंगे जी। तो अब उसमें एक प्रकार से जो कांग्रेस कहती है कि इनमें क्षमता नहीं है वो बात सिद्ध होती है। उसको उन्होंने बताने की कोशिश लानी पड़ेगी और उसी को बताने को उन्होंने प्रयास किया है। यानी जो आलोचनाएं उनकी होती रही हैं जज्बात को लेकर, उसे आज बहुत हद तक इस विजन के जरिए उन्होंने दूर करने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जेपी शुक्ला साहब, राजनीतिक विश्लेषक, और यशवीर त्यागी, अर्थशास्त्री, हमारे साथ जुड़े रहे आप लोग। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। डिबेट एट 8 में आज फिलहाल यूपी डिसाइड्स में आज फिलहाल इतना ही। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती। थोड़ा लेट हो गया नहीं? कुछ काम टाइम पे नहीं किए तो कोई फायदा नहीं। रिचार्ज करो टाइम पे और देखो MOD नॉन स्टॉप चैनल फॉर फ्री, साथ में 10% बोनस पॉइंट्स। रिचार्ज ऑन टाइम, सब पर डिश सवार। मैं अपने बच्चों को देती हूँ 7 Seas ओरिजिनल कॉड लिवर ऑयल। इसी में है विटामिन A, D और DHA के गुण जो बच्चों को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। क्या आप हैं 7 Seas मॉम? काश हर मनचाही चीज अपनी हो पाती। शुक्र है लावा 3G तो है।
लावा 3G स्मार्टफोन ड्यूल को प्रोसेसर और एंड्रॉइड जेली बीन के साथ सिर्फ ₹4199 में। सपना नहीं सचमुच। अभी जी हमारी पत्नी जी कहती हैं कि महक से पता चलता है कि कपड़े साफ हुए कि नहीं। महक से। नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। नया व्हील, सफाई वही जो महके। पेश है बजाज डिस्कवर 125 DTSI टेक्नोलॉजी, 11 PS पावर, नाइट्रॉक सस्पेंशन, डिस्क ब्रेक, इतना कुछ सिर्फ ₹47,000 से। बजाज डिस्कवर DTSI, माइलेज से कहीं ज्यादा। मुजफ्फरनगर के राहत कैंप को कब्रिस्तान पर ही बसा दिया गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं सर, इस वजह से परेशानी उठानी पड़ रही बहुत ज्यादा। हमारा दर्द जानो, हमारे अंदर कितना दर्द घुस रहा है। वोटरों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जाते हैं। हमारी पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसने जो वादे किए वो पूरे किए। वही बनाएंगे, कहाँ वादा पूरा किया आपने। भारत भाग्य विधाता, लोकतंत्र का मेकओवर। आस्था के रंग, श्रद्धा के संग, देवत्व की साधना, मोक्ष की कामना, आत्मा से परमात्मा का संयोग, सार्थक जीवन का योग, अध्यात्म से मुक्ति का मार्ग। देखिए आराधना रोज सुबह 6:30 बजे। नमस्कार, अपडेट एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित। केवल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नॉन स्टॉप खबरों के साथ। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच देश के खिलाफ है और बीजेपी देश के लिए सोचती है। नरेंद्र मोदी ने महंगाई से लेकर महिलाओं की सुरक्षा तक अपना विजन पेश किया। मोदी ने युवाओं की ताकत को पहचानने का आह्वान किया और स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि नरेंद्र मोदी पीएम इन वेटिंग ही रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता पीएम और सीएम बनते हैं। केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता हासिल नहीं करने देंगे क्योंकि ये देश के हित में नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि वो कथित तौर पर गलत तरीके से हिरासत में लिए गए अल्पसंख्यक युवकों के मामले में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फिर से पत्र लिखेंगे। उन्होंने कहा कि वो सभी मुख्यमंत्रियों से ऐसे सभी मामलों की अलग से पहचान करने के लिए कमेटी बनाने को कहेंगे। बलिया में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश नौजवानों का प्रदेश है और यूपी सरकार की योजनाओं की नकल दूसरे प्रदेश कर रहे हैं। साथ ही कहा कि एसपी टेक्नोलॉजी के मामले में आगे है। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर ने एसडीएम के सामने बयान दर्ज कराया है। इसके साथ ही थरूर ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर जांच में सहयोग देने का भरोसा दिया है। झांसी में नवाबाद हाईवे पर एमपी के टीकमगढ़ के बीजेपी नेता ब्रजेश तिवारी और उनके परिवार की हत्या कर दी गई। कार में ब्रजेश तिवारी, उनकी पत्नी और 2 बच्चे मौजूद थे। हत्या के पीछे चुनावी रंजिश की आशंका बताई जा रही है। बुलंदशहर में महविश को पुलिस ने आजाद कराया है। महविश ने ससुराल वालों पर मारपीट और बंधक बनाने का आरोप लगाया है। महविश के साथ उसकी दोनों बच्चियों को भी छुड़ाया गया है। साहित्य के सबसे बड़े महाकुंभ जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आज तीसरा दिन है। फेस्टिवल में आज भी कई नामी हस्तियों ने शिरकत की। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों ने शिरकत की है। नेपियर में न्यूजीलैंड से टीम इंडिया पहला वनडे हार गई है। मैच में गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों का भी फ्लॉप शो रहा। विराट धोनी के अलावा मैदान पर दूसरे बल्लेबाज टिक नहीं सके। मुंबई की सड़कों पर आज लोग खूब दौड़े।
कोई इनाम के लिए तो कोई चैरिटी के लिए दौड़ा। बॉलीवुड के सितारे भी दौड़ में शामिल हुए। और अब खबरें विस्तार से। बात